तो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका PYQ सेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपका स्टैटिक जीके का सीरीज़ होने वाला है और हम सबसे पहले यानी कि वीडियो नंबर 1 से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी कि हम नदियाँ और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक बात और कि इससे पहले कुछ वीडियोस आपको कंसेप्चुअल वीडियोस जो कि पैरेलली इसके चलता रहेगा, यानी स्टैटिक जीके के साथ साथ आपको वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट वीडियो मिलते रहेंगे जो कि आकाश भारती द्वारा कराया जा रहा है। और ये जो जीएस का पोर्शन है वो मेरे द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपका LCM HCF कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके। इसके अलावा आपका टाइम एंड वर्क चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसमें 2-4 कॉन्सेप्ट बचे होंगे जो कि उनके द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो ये है महत्वपूर्ण नदियाँ जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में, फिर उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे गंगा पे, गंगा की सहायक नदियाँ यमुना और सोन पे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर बाद में हम इन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट गोदावरी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, उसके बाद कृष्णा नदी, फिर पेन्नार, कावेरी, नर्मदा, तापी और ताप्ती। ये जो है कुछ आपकी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी के बारे में आप जान लीजिए कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। सबसे पहले सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर, ठीक है। ये ओवरऑल है, यानी कि टोटल लंबाई जो है, टोटल लेंथ जो है आपका वो कितना है? 2880 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें भारत में, यानी कि इंडिया में इसकी लंबाई कितनी है, तो इंडिया में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, ठीक है। इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है, यानी कि उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है आपका कहाँ से? बोखारचू हिमनद, यानी कि ग्लेशियर, बोखारचू ग्लेशियर, जो कि कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका मानसरोवर झील के पास। और कुछ किताबों में आपको मिलेगा कि ये आपका कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत से। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से इस हिमनद से निकलती हुई ये कैलाश पर्वत, ये जो हिमनद है ना, ये कहाँ पे है? कैलाश पर्वत पे ही है। तो कुछ इस तरह से आप जान सकते हैं कि सिंधु नदी का उत्पत्ति कहाँ से होता है, यानी कि सिंधु नदी की ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है। अच्छा, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है? तो प्रवाह जो है इसका सबसे पहले चीन के तिब्बत से होती हुई ये आता है आपका, एंटर करती है इंडिया में, यानी भारत में। फिर एंटर करती है कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक। जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की क्या होती है? राष्ट्रीय नदी। देखिए आप मैप में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है लेक मानसरोवर। तो लेक मानसरोवर के पास ही क्या है यहाँ पे? कौन सा बताया था यहाँ पे? ये है आपका बोखारचू ग्लेशियर। बोखारचू ग्लेशियर, ठीक है, बोखारचू हिमनद। तो यहीं पर, यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और सबसे पहले भारत में एंटर करती है किस जगह पे? ये है आपका डोमचाक। डोमचाक में प्रवेश करती है, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हुए लेह में, फिर ऐसे बढ़ते हुए ये इसकी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे, ये श्योक रिवर। और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये पीओके में एंटर करती है और ये एंटर कर जाती है कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करती है और इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो कि यहाँ पे मिलती हैं कहाँ पे? मिठानकोट में। यहाँ पे जहाँ पे मिलती है, इस जगह का नाम क्या है? मिठानकोट।
ठीक है। इसके साथ ही आप देख पा रहे होंगे कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी और सतलज। तो सबसे पहले झेलम। झेलम जो है आपका कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में एक जगह है बैरीनाग। क्या नाम है? बैरीनाग। बैरीनाग से निकलती है। ये निकलते हुए श्रीनगर और ये एंटर करती है पाकिस्तान में। और एक फैक्चुअल बात ये है कि ये जो है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर का भी निर्माण करती है यहाँ पे, कुछ इस प्रकार। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि झेलम नदी पर कौन सा शहर बसा है जो भारत में है? तो श्रीनगर। और ये आपका एंटर करते हुए सबसे पहले चेनाब से मिलती है, फिर रावी से, फिर सतलज से, और ये अंततः कहाँ पे मिलती है? सिंधु नदी से मिठानकोट में। ये सारी नदियाँ कहाँ पे मिलती है? मिठानकोट में। फिर चेनाब को आप देखेंगे, चेनाब हिमाचल प्रदेश में दो नदियों के मेल से बनती है, पहला चंद्रा और दूसरा भागा। यानी चंद्रा और भागा दो नदियों के मेल से कौन सी नदी बनती है? चेनाब नदी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और इसका ओरिजिन पॉइंट जो है चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। कौन सा दर्रा है यहाँ पे? ये है बारालाचला दर्रा। यहाँ पर कौन सा दर्रा है? बारालाचला दर्रा। फिर पढ़ते हैं रावी के बारे में। तो रावी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है रोहतांग दर्रे से। रावी ये आपका यहाँ से कुछ इस प्रकार से। और ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। तो दो नदियाँ जैसे रावी और ब्यास जो है वो किस दर्रे से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे से निकलती है। फिर पढ़ते हैं हम देखते हैं हम सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी जो है वो राकस ताल से यहाँ पे कैलाश पर्वत में लेक मानसरोवर के पास में राकस ताल पे। तो सतलज नदी ये कुछ इस प्रकार से निकलती है और पंजाब में एंटर करती है और फिर ये एंटर कर जाती है पाकिस्तान में। ठीक है। और फिर ये यहाँ पे मिल जाती है एक दूसरे को। अब ये तो बात हुई इनके मैप में लोकेशन के बारे में। अब डिस्कस करते हैं इनके बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहले इनकी सहायक नदी कौन सी है? झेलम। झेलम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो झेलम जो है इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है वितस्ता। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मतलब बात है कि आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसका पुराना नाम क्या है? वितस्ता। आगे भी नदियाँ आएंगी जो सिंधु की ही सहायक नदी होंगी, उनके भी आपको पुराने नाम याद रखने हैं। तो झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। और इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है? तो मैप में आपने देखा था बैरीनाग। बैरीनाग एक जगह है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। फिर क्या बताया था मैंने कि ये बॉर्डर बनाती है किसका? इंडिया और पाकिस्तान का। फिर क्या बताया था कि इसी नदी के तट पर कौन सा एक शहर है? तो है ये श्रीनगर। एक बात और कि इस नदी को पानी कहाँ से मिलता है? तो इस नदी को मिलता है पानी वुलर झील से। ठीक। अब आते हैं चिनाब नदी पे। चिनाब नदी के बारे में पढ़ते हैं। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है परूशनी। इसका पुराना नाम है परूशनी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्पत्ति होती है रोहतांग नहीं, बारालाचला। बारालाचला दर्रे से। और एक बात और कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका निर्माण किन दो नदियों से मिलकर बना हुआ मेल से बना है?
चंद्रा और भागा, दो नदियों के मेल से बना है। ठीक है, अब आते हैं हम रावी नदी पे। एक सेकेंड, थोड़ा इसका ब्लैंक पेज ले लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए, तो अगला जो नदी है हम पढ़ने वाले हैं, कौन सी नदी है? हमने झेलम के बारे में जाना, चिनाब के बारे में जाना, चलिए अब पढ़ते हैं रावी के बारे में। तो रावी भी आपको पता है कि ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है परुषणी। क्या है? परुषणी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? रोहतांग दर्रे से। अच्छा, एक नदी और थी जिसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से ही था। कौन सी नदी थी? वो थी आपका व्यास नदी। चलिए व्यास नदी के बारे में देखते हैं। व्यास नदी का पुराना नाम क्या है? बिपाशा। उत्पत्ति कहाँ से? अभी हमने बताया, रोहतांग दर्रे से। अच्छा, इसके बारे में एक फैक्ट है कि ये एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में एंटर नहीं करती है। पाकिस्तान में एंटर नहीं करती है। तो जाति कहाँ पे है? ये मिलती है आपका सतलज से। कहाँ पे मिलती है? एक जगह है पंजाब में, हरिके। पंजाब में एक जगह है हरिके, वहाँ पर ये सतलज से जाके मिल जाती है। चलिए देखते हैं सतलज के बारे में। सतलज का पुराना नाम क्या है? सतलज का पुराना नाम है सतुद्री। सतुद्री है। उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्पत्ति होती है राकसताल से, जो कि किसके पास है? मानसरोवर ताल से। अच्छा, ये एंटर करती है भारत में। तो भारत में कहाँ पे एंटर करती है? भारत में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। किस दर्रे से? शिपकिला दर्रे से। ये एंटर करती है भारत में शिपकिला दर्रे से। इसकी पंचनदी जो है, पंचनद जो है, इसके साथ मिलके कहाँ पे मिलती है? सिंधु नदी से मिठानकोट में। कहाँ पे मिठानकोट? पाकिस्तान में। तो ये थी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। किन किन नदियों के बारे में पढ़ा हमने? हमने पढ़ा झेलम के बारे में, चिनाब के बारे में, फिर रावी के बारे में, फिर व्यास के बारे में, फिर सतलज के बारे में। अच्छा, झेलम के बारे में क्या पढ़ा हमने? कि झेलम का पुराना नाम वितस्ता है। ये कहाँ से निकलती है? बैरीनाग से निकलती है। ठीक है, बैरीनाग जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसका बॉर्डर, ये बॉर्डर बनाती है, किसका बॉर्डर बनाती है? इंडिया और पाकिस्तान का। इसको पानी कहाँ से मिलता है? तो वुलर झील से मिलता है। इसके छोर पे कौन सा शहर बसा है? तो श्रीनगर बसा है। अब आते हैं चिनाब पे। तो चिनाब क्या है? चिनाब का पुराना नाम है परुषणी। ये बारालाचला दर्रे से निकलती है, जो कि कहाँ पे है? जो कि आपका ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। और एक बात और कि ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसका जो है निर्माण कैसे होता है? चंद्रा और भागा के मेल से। चंद्रा और भागा दो नदियां हैं जिनके मेल से ये चिनाब नदी का निर्माण करती है। रावी में क्या पढ़ा हमने? कि परुषणी इसका पुराना नाम है। रोहतांग दर्रे से ये भी निकलती है। रोहतांग दर्रे से ये निकलती है तो एक और निकलती है, कौन सी? व्यास नदी। व्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है, जिसका पुराना नाम क्या है? विपाशा। यह एकमात्र नदी है जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती है। ये जाके मिल जाती है सतलज से, जहाँ पे कौन सा जगह है ये? पंजाब में हरिके। पंजाब में हरिके एक जगह है जहाँ पे व्यास नदी सतलज से जाके मिल जाती है। सतलज का पुराना नाम क्या है? सतलज का पुराना नाम है सतुद्री। और ये
इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, यानी उद्गम स्थल कहाँ पे है, राकस ताल से ये निकलती है जो कि मानसरोवर ताल के पास में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में ये सिप्पिला दर्रे से एंटर करती है भारत में, और फिर सिंधु नदी से ये जाके मिल जाती है पंचनद का निर्माण करते हुए, जो कि कहाँ पे मिलती है, मिठानकोट में। मिठानकोट कहाँ पे है, ये आपका पाकिस्तान में। ठीक है, अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम सिंधु नदी के बारे में भी। सिंधु नदी के बारे में क्या पढ़ा हमने। सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। इसकी भारत में 1114 किलोमीटर लंबाई है। उत्पत्ति इसका बोखरचू हिमनद जो कि बोखरचू ग्लेशियर से इसका होता है, और कैलाश पर्वत से भी हम बोल सकते हैं क्योंकि उस पर्वत का नाम क्या है, कैलाश पर्वत, और ये मानसरोवर झील के पास में है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, चीन के ये तिब्बत से निकलती है, भारत में एंटर करती है, फिर भारत से होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है, जहाँ पे ये पाकिस्तान का ये राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अब गंगा रिवर सिस्टम यानी कि गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो इसका निर्माण दो नदियों अलकनंदा और भगीरथी और अलकनंदा दो नदियों से मिलकर गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ से आती है अलकनंदा और इधर से ये आपका भगीरथी, और जहाँ पे ये मिलती है इसका नाम क्या है, देवप्रयाग, यानी कि देवप्रयाग में ये दोनों नदियाँ आके मिलती हैं, तो इसका क्या नाम पड़ जाता है, गंगा। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा मैप में। अगर हम इसका रफली मैप ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ये बनता है। यहाँ पर ये भगीरथी नदी है जो कि इसका उद्गम है गंगोत्री। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये भगीरथी नदी है, और यहाँ से आती है अलकनंदा। भगीरथी का उद्गम स्थल है गंगोत्री में गोमुख ग्लेशियर से। ठीक है, यहाँ पे गोमुख ग्लेशियर से, और अलकनंदा का भी कुछ उद्गम स्थल होगा, तो इसका उद्गम स्थल का नाम क्या है, संतोपथ ग्लेशियर। ठीक है, इसके बाद कुछ छोटी छोटी नदियाँ जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं अलकनंदा की। कौन कौन सी नदियाँ हैं, यहाँ से मिलती है मंदाकिनी नदी, इस साइड से मिलती है पिंडर नदी, और एक नदी है ये नंदाकिनी, और ये कौन सी नदी है, धौली गंगा। अच्छा, इसके मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे भगीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, भगीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये है आपका देवप्रयाग। जहाँ पे मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से, उसको हम कहते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग कह रहे हैं, देवप्रयाग तो भगीरथी और अलकनंदा का मीटिंग पॉइंट है। यहाँ पे ये रुद्रप्रयाग, पिंडर जहाँ पे मिलती है इसको क्या बोलते हैं, ये है कर्णप्रयाग प्रयाग, और जहाँ पे नंदाकिनी मिलती है इसको बोलते हैं नंदप्रयाग। जहाँ पे धौली गंगा मिलती है इसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से भगीरथी और अलकनंदा का जहाँ पे मिलन होता है उसको बोलते हैं हम देवप्रयाग, नंदाकिनी जहाँ पे मिलती है रुद्रप्रयाग, पिंडारी जहाँ पे मिलती है उसको हम बोलते हैं कर्णप्रयाग, और नंदाकिनी का नंदप्रयाग, और धौली गंगा का विष्णुप्रयाग। ठीक है, यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे होंगे कि जब यहाँ पे गंगा निकलती है तो गंगा पे कुछ शहर बसे हुए जैसे कन्नौज, इलाहाबाद, और यहाँ पे आपका कानपुर भी होगा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी होगा यहाँ पे, पटना यहाँ पे है ना,
तो ये जो शहर हैं वो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कौन कौन से शहर हैं। कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, जिसको कि हम अब किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं इसको प्रयागराज। और यहाँ पे वाराणसी और पटना। तो ये जो शहर हैं वो गंगा नदी पर बसे हुए हैं। इसकी कुछ सहायक नदियों को देख लेते हैं हम, जैसे बनास नदी, चंबल, काली सिंध, प्रभाती, ये सिंध नदी, बेतवा, केन, सोन, हुगली, दामोदर, यहाँ महानंदा और पद्मा। तो पद्मा तो इसका नाम पड़ जाता है, अभी इसको हम नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे ये कोसी नदी है, गंडक नदी है। कोसी और गंडक कहाँ से मिलती है, ये आपका बिहार में मिलती है। गोमती नदी जो कि लखनऊ से है, लखनऊ होते हुए आपका यहाँ पे मिलती है गाजीपुर में, रामगंगा। और ये गंगा यहाँ से मेन, यहाँ पे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। यमुना की कुछ सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, यहाँ पे बनास, चंबल, अभी जो मैंने बताया वो ये जो नदियाँ हैं वो यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। और यमुना नदी की एक और नदी जो है वो सहायक नदी है जो कि ऊपर से मिलती है, ये टोंस नदी है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है और कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है गंगा नदी से। तो रामगंगा जो है, रामगंगा, और क्या क्या पढ़ा था हमने, गोमती, फिर घाघरा, फिर कौन सी नदी थी, ये थी आपका गंडक नदी, फिर कोसी, फिर महानंदा, महानंदा को अभी हटा लेते हैं हम। यहाँ पे कौन सी नदी है यहाँ पे, ये सोनपुर में, अच्छा सोनपुर ये में गंडक मिलती है ना। और कौन कौन सी रिवर्स बच रही है, सोन नदी। एक सेकेंड, कैसा हैंग कर रहा है, चलिए। तो ये कोसी और फिर सोन नदी। और कोई तो नहीं छूट रहा है। और बस रामगंगा कहाँ पे मिलती है, बिजनौर में। बिजनौर में। गोमती कहाँ पे मिलती है, गोमती मिलती है आपका गाजीपुर में। घाघरा नदी कहाँ पे मिलती है, घाघरा नदी मिलती है आपका छपरा में। गंडक मिलती है सोनपुर में, लिख लेते हैं इंग्लिश में ही, सोनपुर में। कोसी मिलती है, कोसी मिलती है भागलपुर में। और सोन मिलती है कहाँ पे, पटना में। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस बनाने के लिए दिया जा सकता है कि रामगंगा कहाँ पे मिलती है, बिजनौर में। गोमती मिलती है गाजीपुर में। घाघरा नदी मिलती है आपका छपरा में। और गंडक नदी सोनपुर में, कोसी भागलपुर में, जबकि सोन नदी जो है वो आपका पटना में मिलती है। ठीक। और एक नदी जो छूट रहा है हमारा, यमुना नदी। ये तो आपको पता ही कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है आपका प्रयागराज में। तो बस इसी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं हम। तो यमुना नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहाँ पे मिलती है ये आपका, ये मिलती है आपका इलाहाबाद में।
इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1370 किलोमीटर। जबकि इसका उद्गम कहाँ पे होता है? उद्गम कहाँ पे है? बंदरपूछ में। यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा, इसकी सहायक नदियाँ जो हैं उनको देख लेते हैं, कौन कौन सी सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदी जो है वो है आपका चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और ऊपर जो एक देखा था हमने टोंस नदी। टोंस नदी भी इसकी सहायक नदी है। चंबल क्या है? चंबल नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि कौन कौन सी नदी है? पार्वती, फिर काली सिंध, फिर क्षिप्रा। क्षिप्रा तो आप जानते ही होंगे, जो कि एमपी में पड़ता है। अब आते हैं हम सोन नदी पे। सोन नदी में देखते हैं हम, इसका उद्गम कहाँ पे? अमरकंटक के पठार से। अमरकंटक से ये निकलती है। कहाँ पे मिलती है? पढ़ा था हमने ना, कहाँ पे मिलती है ये सोन नदी? पटना में मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? कोयल और रिहंद। इसकी सहायक नदियाँ कोयल और रिहंद। अच्छा, रिहंद डैम भी आपने सुना होगा। चलिए, डैम जब पढ़ाएंगे तो रिहंद डैम के बारे में भी उसमें हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो रिहंद डैम आप जान लीजिए कि ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, जो कि आपका सोनभद्र में है। तो वो तब पढ़ेंगे जब हम डैम जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो हमने ये सोन नदी के बारे में समझ लिया। और कौन बच रहा है? ठीक है, ऑलमोस्ट कवर ही है आपका यहाँ पे। एक स्लाइड और ले लेते हैं। नहीं, इतने में हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर, जबकि भारत में इसकी लंबाई है कितनी? भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? इसका उद्गम होता है तिब्बत में। तिब्बत में। और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको तिब्बत में जाना जाता है यारलंग सांगपो। यारलंग सांगपो। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो इसका नाम पड़ जाता है सिहांग या फिर दिहांग। सिहांग या दिहांग। ये आगे कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है आपका गंगा से। गंगा से मिलती है तो इसका क्या नाम पड़ जाता है? इसका नाम पड़ जाता है मेघना। गंगा का इस तरह से देखा जाए तो पद्मा बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का क्या नाम पड़ता है? तो इसका नाम पड़ता है जमुना। और ये दोनों जाके अगर मिल जाती हैं साथ में, तो इनका नाम पड़ जाता है मेघना। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ नदियाँ हमने जो पढ़ी है गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में, और कौन सी नदी कहाँ पे
मिलती है उस शहर के बारे में भी हमने पढ़ा। इससे पहले हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा, इसकी सहायक नदियों के बारे में भी हमने पढ़ा। इसको मैप में भी हमने समझा कि कहाँ पे कौन सी नदी निकलती है, यानी उद्गम स्थल कहाँ पे है और कहाँ पे ये अपनी मुख्य नदी से मिलती है। सिंधु नदी के बारे में हमने देखा, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी भारत में लंबाई कितनी है। इसका उद्गम बोखारचू हिमनद यानी बोखारचू ग्लेशियर से, जो कि मानसरोवर झील के पास में है, जिसको कि हम कैलाश पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र भारत में, फिर भारत के बाद पाकिस्तान में, तिब्बत से भारत में, भारत से ये पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाकर ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी बन जाती है। मैप में कुछ इस प्रकार से था। फिर झेलम के बारे में देखा, यानी कि झेलम जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। झेलम को हम वितस्ता के नाम से भी जानते हैं, जो इसका पुराना नाम है। ये बैरीनाग से निकलती है। इसका बॉर्डर जो है ये बॉर्डर बनाती है इंडिया और पाकिस्तान का। इसको पानी कहाँ से मिलता है? वुलर झील से। इसकी इस नदी पर कौन सा शहर बसा है? तो श्रीनगर बसा हुआ है। फिर हमने पढ़ा चिनाब के बारे में। तो चिनाब जो है दो नदियों चंद्रा और भागा से मिलकर बनी है। इसका पुराना नाम परुशनी है। और ये कहाँ से, यानी किस दर्रे से निकलती है? बारालाचला दर्रे से निकलती है। सिंधु की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर हमने पढ़ा रावी नदी के बारे में। रावी का पुराना नाम परुशनी है, जो कि रोहतांग दर्रे से निकलती है। सतुद्री, जो कि पुराना नाम है किसका? सतलज का। सतलज जो है वो राकस ताल से, जो कि मानसरोवर ताल के बगल में ही है। हिमाचल प्रदेश में ये शिपकिला दर्रे से निकलती है। सिंधु नदी से ये मिलती है आपका मिठानकोट में, जो कि आपका पाकिस्तान में पड़ता है। फिर हमने पढ़ा व्यास नदी के बारे में। व्यास का पुराना नाम विपाशा है। इसका पुराना नाम विपाशा है इसका पुराना नाम। फिर ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। एकमात्र नदी है जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती है। सतलज से जाकर मिल जाती है कहाँ पर? हरकी एक जगह है जो कि आपका पंजाब में पड़ता है। फिर हमने पढ़ा गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में, जो कि कौन कौन से शहर होके गुजरती है? ये कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, ये जो शहर हैं वो गंगा नदी पर बसे हुए हैं। अच्छा, इससे पहले जहाँ से गंगा निकलती है उसके बारे में भी हमने पढ़ा, जो कि दो नदियों के मेल से गंगा बनती है। कौन कौन सी दो नदियाँ थी? भगीरथी और अलकनंदा। और ये जहाँ पे मिलती हैं उसको हम कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर ये दोनों नदियाँ मिलती है, जिसके बाद हम इसको गंगा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो भगीरथी नदी है वो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ पे ये अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में। अलकनंदा निकलती है संतोपद ग्लेशियर से। फिर इसकी दो चार छोटी छोटी नदियाँ हैं जो अलकनंदा से मिलती हैं। कौन कौन सी नदी है वो? मंदाकिनी नदी, पिंडर नदी, मंदाकिनी, धौली गंगा। मंदाकिनी जहाँ पे मिलती है उसको हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। पिंडर जहाँ पे मिलती है कर्णप्रयाग, मंदाकिनी जहाँ पे मिलती है नंदप्रयाग, और धौली गंगा जहाँ पे मिलती है उसको हम जानते हैं विष्णुप्रयाग के नाम से। और उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन कौन सी जो छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं गंगा की, वो कहाँ पर उसको मिलती है, यानी ज्वाइन करती है गंगा को। तो रामगंगा कहाँ पे ज्वाइन करती है गंगा को? बिजनौर में। गोमती मिलती है आपका गाजीपुर में। घाघरा छपरा में। गंडक सोनपुर में। कोसी भागलपुर में। जबकि सोन नदी मिलती है पटना में। फिर हमने यमुना के बारे में भी जाना। यमुना कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में। यमुना के बारे में हमने जाना कि इसकी लंबाई कुल कितनी है? 1370 किलोमीटर। उद्गम कहाँ पे है? बंदरपुच, जो कि यमुनोत्री है ना, यहाँ पे सही से लिख लिया जाए, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। कौन? यमुना। सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल। यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। चंबल की भी सहायक नदी कौन कौन सी है? पार्वती, काली सिंध, शिप्रा। ये तीन नदियाँ जो है वो चंबल की सहायक नदी है। फिर हमने सोन के बारे में पढ़ा। तो सोन नदी जो है वो अमरकंटक पठार से निकलती है। इसकी दो सहायक नदी है, कोयल और रिहंद। फिर हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ा। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में इसका जो नाम है यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में ये आंध्र प्रदेश बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश में ये सिहांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। 2900 किलोमीटर इसका रेंज है टोटल, यानी लंबाई जो है इसकी 2900 किलोमीटर है। भारत में इसका 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर ये बांग्लादेश में भी जाती है तो इसका नाम पड़ता है जमुना, और गंगा से मिलती है तो इसका नाम हो जाता है
मेघना, यहाँ पे मेघना होगा, मेघना लिख दिया यहाँ पे, एक सेकेंड, मेघना। तो मेघना, गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्रा प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है जमुना, और दोनों मिलती है जहाँ पर तो मिलकर इसका नाम क्या पड़ जाता है, मेघना। तो इस प्रकार से हमने सिंधु नदी और गंगा नदी और इनके सहायक नदियों के बारे में पढ़ा, ठीक है। और आगे हम अगले वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था आपका ब्रह्मपुत्र नदी का मैप जो कि हमने यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो इसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, अपनी राय दें, वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।